तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल कारण के वश जो है वो हम आपसे नहीं जुड़ पाए, थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी संसद में 2 से लेकर के 300 के पार सीटों का सफर बीजेपी ने तय किया है और राम नाम ही सहारा रहा बीजेपी की राजनीति में। उसकी पहचान भी राम नाम ही और खासकर जय श्री राम के सहारे बीजेपी यहां तक पहुंची। लेकिन अब जैसे आप जान रहे हैं कि बीजेपी के सामने पुराना भारत या ओल्ड इंडिया की जगह अब न्यू इंडिया की पहचान बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उसी तरह अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण ही सही, लेकिन बीजेपी अब जय श्री राम की जगह नए नारे के इस्तेमाल पर भी ध्यान दे रही है और उसे इसकी जरूरत दिखाई दे रही है। खासकर यह बात इसलिए दोस्तों कर रहा हूं क्योंकि यूपी का चुनाव सामने है और जय श्री राम का नारा अगर कहीं सबसे ज्यादा बुलंद होता रहा है तो वो उत्तर प्रदेश रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और अयोध्या से ही ये पूरी राम कहानी शुरू होती है, आप जानते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना जो है पिछले दिनों घटी है। सबसे पहले आप जानते हैं कि बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, उसके बाद वहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां 2 दिन से थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में जो नई रणनीतियां बनाई हैं और उसमें यही उन्होंने कहा है कि अब दलितों को, वंचितों को, उस समाज को अगर रिझाना है, अपने पाले में लाना है, तो अब हमको जय श्री राम के अलावा एक नया नारा गढ़ना होगा और वो नारा होगा जय अंबेडकर का। तो जय अंबेडकर का नारा देने का मकसद जो है वो क्या, ये है कि जय भीम की जगह जय अंबेडकर, यानी जो जय भीम कह करके पुकारते रहे, बुलाते रहे, संबोधित करते रहे, चाहे अंबेडकर साहब हों चाहे उनके अनुयायी हों, उनके लिए इस नारे का प्रयोग होता रहा। तो क्या वो नारा अब उसे भी चुराने की कोशिश कुछ और अंदाज में बीजेपी कर रही है, यही समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 साथी मौजूद हैं। ये सबसे पहले हमारे जो तीनों साथी हैं उनसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीधे अपने गांव आगरा के पास गांव है और उनके पीछे एक किला दिख रहा है और वो किला जो है बहुत ऐतिहासिक है। बताएंगे भारत जी को कौन सा किला है, कहां का है, क्या है। तो भारत जी हमारे रोविंग एडिटर और मजे ले रहे हैं घूमने का। घुमक्कर पत्रकार का काम ही यही होता है, मजे लीजिए, घूमिए, लेकिन जो खबरों का भंडार होता है तथ्यों के साथ वो इनसे मिल जाती हैं, तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तो एक तो ये, दूसरी तरफ हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर जिनका काम ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी सीधे ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हमारे साथ और पुष्परंजन जी दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ। तो तीनों साथियों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपने तमाम दोस्तों का, साथियों का स्वागत करता हूं जो लोग इससे पहले के कार्यक्रम में जुड़े थे, लेकिन कुछ अनायास टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो जाते हैं और उसके कारण आप जानते हैं कि दोबारा फिर से जुड़ना पड़ता है। तो आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा कि एक बार फिर से आप लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन आप जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होता है, तो इसलिए भी इस कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं, हमारे साथ ही पैनलिस्टों का विचार भी आप सुनते हैं और एक सहमति हम लोग बनाते हैं। और जैसा मैं कहता रहा हूं कि एक बेहतर दुनिया बनाने में आप सहभागी होते हैं, हम और हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये सहभागी होते हैं, तो यही हमारी कोशिश है। आज चर्चा हम यही कर रहे हैं कि क्या अब बीजेपी जो है वो सवर्णों के अलावा अब दलितों को रिझाने के लिए जय भीम की जगह जय अंबेडकर का नारा जो लेकर के आ रही है, उसका क्या इन्स एंड आउट्स है, उसके इफ और बट समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ सबसे पहले सीधे एक बार फिर से आना चाहूँगा भारत जी आपके पास और यही समझने की कोशिश कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई और नारा बदलने की। जैसे नाम बदलते रहते हैं और बीजेपी की सरकार हम लोग देख रहे हैं कि नाम बदलने में काफ़ी आगे है, उसी तरह नारा भी। और खैर ये नारा जय भीम जो है मायावती की पार्टी के साथ चस्पा हो रखा है। हालांकि ये पार्टी का नारा नहीं बल्कि अभी आप और अच्छी तरह से बताएंगे कि ये नारा किसका है, जय भीम। लेकिन अब जय अंबेडकर तक का सफर, इसे किस रूप में देखना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पर और इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा और इससे फायदा क्या होगा बीजेपी को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना जी, बताइए। जी राजीव जी, असल में हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ दलितों के पास अपनी पार्टी है
और ओबीसी के पास अपनी पार्टी है। बीजेपी जो सवर्ण है वो पहले कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहा और उसके बाद जब कांग्रेस यहाँ पर कमजोर हुई तो वो बीजेपी की तरफ, और खासकर बीजेपी की तरफ ये राम मंदिर आंदोलन के बाद ज्यादा शिफ्ट हुआ है ना। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो आपको ये याद होगा कि गैर यादव ओबीसी और जाटव दलित, इनको बीजेपी ने की कोशिश की और उसको इसमें काफी, अब इस स्थिति में अगर आज की तारीख में अगर आप जय अम्बेडकर का नारा लगाएं, है ना, बीजेपी चूंकि नरेशन गढ़ने में माहिर है और उसे ये लगता है कि जैसे जय श्री राम के नारे को लगाने के बाद आप एक पूरा किए और एक आपका उसमें काफी फायदा हुआ राजनीति में, इसी तरीके से जय अम्बेडकर लगाने से आपको काफी फायदा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक और बात है कि दलितों के पास दो बड़े नेता है, एक मायावती तो है ही लेकिन दूसरे भी हैं। जो बड़ा जो यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ इस समय एसोसिएटेड है। अब मैं एक आपको अभी थोड़ी देर पहले जब जो थोड़ा डिस्टर्ब को एक बात बता रहा था, हम अगर मायावती की, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग जितने भी स्टेट हैं, जब मध्य प्रदेश में एक समय बीएसपी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, राजस्थान में भी स्ट्रांग थी, पंजाब में भी स्ट्रांग थी, अब सारी जगह कमजोर हो गई है। एक खास बात है, अगर बीएसपी किसी अदर कास्ट को टिकट देती है, किसी ओबीसी को देती है, सवर्ण को देती है, तो उस कास्ट का वोट प्लस दलित का वोट मिलकर सीट निकल जाती है। लेकिन जब कोई दलित खड़ा होता है बीएसपी से तो उसको सवर्ण वोट नहीं देता। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब आप पॉलिटिक्स कास्ट की करते हैं तो उसके फायदे भी हैं। दूसरी चीज जो है कि इसके नुकसान भी है। नुकसान इस तरीके से है कि जो सवर्ण, जो ओबीसी और ये सारा जो कुछ चल रहा है, पहले जो बीजेपी ने जो दलित एक्ट को लेकर जो एक संशोधन किया जिसमें बिना पूछताछ के जेल भेजने का प्रावधान था, उससे सवर्णों में नाराजगी फैली। उसके बाद जब ओबीसी आरक्षण की बात आई, आरक्षण का ये अपन एक बार पिछली बार भी डिबेट किए थे, तब भी ये बात मैंने रखी थी कि आरक्षण को लेकर, आरक्षण को के जो नरेशन है वो नरेशन बीजेपी में ही गड़े हैं कि आरक्षण की ही वजह से लोगों को, सवर्णों को नौकरी नहीं मिल रही, और यही नरेशन अब उनके सामने फिर से आ रहा है। तो सवर्णों में एक नाराजगी है आरक्षण को लेकर। लेकिन आज ही के दिन जो दो बड़ी घटनाएं हुई है कि आप ओबीसी आरक्षण संसद में पास आपने किया और दूसरी तरफ आपने जय अम्बेडकर का नारा लगाया, ठीक है। तो जय अम्बेडकर के नारे का ये जो एक्शन है, दलित जो वोट है, जो पिछली बार मेरा ये मानना है कि गैर जाटव जो दलित है वो बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आया था, तो अब उसमें नया क्या निकाल पाएंगे बीजेपी, ये मुझे थोड़ा अभी तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है ना। हो सकता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस पर कोई ना कोई प्लानिंग किया हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सवर्णों में क्या रिएक्शन होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर भी बात होना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का कट्टर वोटर है वो तो हो सकता है बीजेपी के साथ बना रहे ये कहता हुआ कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र को, मतलब जो हिंदू समाज है उसको बीजेपी एकजुट कर रही है, लेकिन जो केवल एक सिंपैथी की वजह से या इस वजह से कि वो बीएसपी को वोट नहीं कर सकता और वो अखिलेश को वोट नहीं कर सकता, इस वजह से जो बीजेपी को वोट करता है सवर्ण, वो सवर्ण कितने समय तक इनके साथ टिका रहेगा ये भी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे, है ना। तीसरी जो चीज है, जो मैं एक महत्वपूर्ण चीज है, बीजेपी की मैं जो कह रहा था नरेशन करने में माहिर है। अम्बेडकर की आप बात करते हैं, अम्बेडकर ने जब आरक्षण की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि हम इन जो दलित हैं जिनको आरक्षण दे रहे हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता दिलवाएंगे। आप बताइए देश में एजुकेशन का बजट कितना है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है। दिग्विजय सिंह सरकार ने जब मध्य प्रदेश में 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार गई थी, उस समय मैं आपको ये एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय उन्होंने एक दलित एजेंडा लागू किया था। दलित की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके पास लैंड होल्डिंग नहीं है। दिग्विजय सिंह ने उनको लैंड होल्डिंग दी थी और उसका रिएक्शन इतना ज्यादा सवर्णों पे हुआ कि वो आज भी दिग्विजय सिंह के नाम पे चलते हैं। एक तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की इमेज हिंदू विरोधी बताई, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे सवर्ण दिग्विजय सिंह से नाराज हुए और वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ चले गए, जिसकी वजह से पिछले 17 साल से और खासकर मतलब 15 साल तक तो बाहर रही, इस बार उन्होंने भले ही कांग्रेस को तोड़कर सरकार दोबारा बना ली, लेकिन 15 साल तक बाहर रही। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके के जो नारे गढ़े जाते हैं उसमें आपको
आपको फायदे भी हैं। मायावती के साथ दलित इसलिए जाएगा क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी की है। चंद्रशेखर आजाद के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि वो उनकी कास्ट की है। अखिलेश यादव के साथ यादव इसलिए जाएगा क्योंकि वो उसकी कास्ट का है। देखिए, दलित कभी भी सवर्ण की अधीनता स्वीकार पॉलिटिक्स के अंदर उस तरीके से नहीं करता है ना। अगर मायावती सवर्ण को वोट करेगी, वैसे तो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे दलित, मैं ये नहीं कह, लेकिन जब से उनके अंदर राजनीतिक समझ आई है तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस हुआ है। अगर सवर्ण अगर उनको वोट नहीं करता है तो उनमें भी इस तरीके की रिएक्शंस हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका फायदा होगा तो हो सकता है सवर्णों में इसका कुछ रिएक्शन भी हो। अब मतलब इतनी जल्दी आज ही का ये नारा है तो अपन इस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सच है कि एक रिएक्शन सवर्ण के अंदर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर हो रहा है। अब बीजेपी का कोर वोट अगर सकता है तो उसका चुनाव परिणाम में कितना असर पड़ेगा या ये कितना जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये हम कोई इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तो हम तो एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर ही बात कर सकते हैं। जी राजीव जी। दोस्तों, दोबारा इस कार्यक्रम में आप जो जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। बहुत सारे साथी इससे पहले 5 मिनट एक कार्यक्रम हमने किया और थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए दोबारा जोड़ना पड़ा। माफी चाहूंगा, कई बार होता है ऐसा कि टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं, जय भीम बनाम जय अंबेडकर। और आखिर नारे जो बदल के रख दिए हैं, इस नारे का क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में। सवर्ण बनाम दलित जो राजनीति और उसके बीच में ओबीसी की राजनीति और ये पूरा का पूरा जो चक्कर है, घन चक्कर है राजनीति का, वो उत्तर प्रदेश का है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नारा बदल करके जय श्री राम से लेकर जय अंबेडकर तक का जो सफर है बीजेपी का, ये इसलिए यहां चर्चा हम कर रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में थे और अभी जो मास्टर प्लान यूपी में बीजेपी का बना है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अब जय भीम की जगह पे जय अंबेडकर का नारा बुलंद किया जाएगा। अब यहां 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये, मायावती जी ने यानी कि बसपा की मुखिया जो हैं उन्होंने, और उनकी पार्टी का नारा भी है जय भीम कहते हैं, तो जय भीम के साथ साथ ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका अपना एक रहा है, जिसके बल पर 2007 में मायावती की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, वही कोशिश अभी 2022 के लिए भी हो रही है। तो सवर्णों को साधने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश एक तरफ मायावती जी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सवर्णों की पार्टी बीजेपी मायावती के जो वोट बैंक हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए उनकी ही जो पार्टी का जो नारा है उसको काटते हुए नया नारा गढ़ने की कोशिश और भीम बनाम अंबेडकर करने की कोशिश। लेकिन पुष्परंजन जी, आपसे पहले अमरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा और एक फटाफट आपका भी ओपनिंग कमेंट चाहूंगा कि आखिर नाम में क्या रखा है। नाम तो एक ही है, भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर साहब के नाम की शुरुआत भीम से होती है और खत्म अंबेडकर से होती है, और उसमें भी एक के पास भीम और दूसरे के पास अंबेडकर। क्या कहेंगे, आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी और ये सवर्ण बनाम दलित करने की या अल्पसंख्यक करने की जो कोशिश है उसमें क्या ये मतलब एक नई लड़ाई हम देखेंगे, एक नई राजनीति देखेंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में? जी राजीव जी, बिल्कुल नई राजनीति देखने को मिल सकती है और ये मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर भी कर सकता है उसका ये एजेंडा और ये उसका जो सोचा है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो वो नाम बदलने में बहुत माहिर है, तो ये तो जो है इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर कर देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कर देते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो ये नाम बदलने के माहिर है, तो बेचारों के पास काम करने के लिए जब नहीं होता है तो नाम बदलने से ही काम चलाते हैं। अब देखना ये है कि भाजपा के कितने नेता जब नाम बदले जाएंगे, ये भी देखने की चीज होगी। तो अब चूंकि नाम बदलने का शुरू हो चुका है तो ये आने वाले समय बहुत से बदल सकते हैं। मोदी जी का भी नाम जो है कुछ और हो सकता है यूपी के चुनाव में, योगी जी का भी नाम जो है कुछ और किया जा सकता है यूपी के चुनाव में। अब नड्डा जी आए हैं, वो कुछ छोड़ के गए हैं, तो अब ये सब चलता रहेगा। जहां तक सवाल ये है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझको लगता है कि इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि भीम कहिए या जय अंबेडकर कहिए, आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल राजनीति के अंदर करना चाहेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर की जो धारा है
वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो मनुस्मृति है उसके खिलाफ खड़ी होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी मनुस्मृति जलाई थी। मुझे लगता है कि नड्डा जी को घोषणा कर देनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति जलाएगी। अगर ये घोषणा भाजपा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को जय अम्बेडकर और जय भीम दोनों करने का कोई अधिकार नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करती है तो फिर देखने की चीज होगी कि आगे इसका क्या प्रभाव होता है। और जहां तक ये सवाल है कि ये किन दलितों को रिझाने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आप चाहे जय भीम ले आइए, चाहे जय अम्बेडकर ले आइए, चाहे मोदी जी के नाम में अम्बेडकर जोड़ दीजिए, चाहे योगी जी के नाम में जोड़ दीजिए, किसी का कुछ नाम बदल दीजिए, जो मायावती का कोर वोट बैंक है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इन नारों से कोई असर नहीं होने वाला है किसी भी हाल में। ये भी करते रहे, जो मायावती के वोट बैंक से इतना जो दलित वोट बैंक है वो तो जैसा भारत जी ने तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए आप देखते हैं कि जितनी जो सुरक्षित सीटें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो अधिक जीतती है, और इसलिए जीतती है कि उस जो है वो जाटव जो होता है वो होता है, और प्लस जो जाटवों की नाराजगी की वजह से जो सवर्ण और अन्य जातियां होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है। और इसलिए जो है बीएसपी जो है जो सुरक्षित सीटें उनको नहीं जीत पाती है, और ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है। पहले सभा जीतती रही थी इसी समीकरण के आधार पर। तो अब ये जो है ये तो उनके पास पहले से है। तो अब ये अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हाँ ये एक चीज का तो इशारा कर रही है निश्चित तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो बेचैनी बढ़ गई है, और अब ये लगने लगा है कि वास्तव में उससे जो है गैर ठाकुर सवर्ण वोट जो है वो अब भागने की तैयारी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को शायद ये आभास हो गया है कि जो गैर सवर्ण जो गैर ठाकुर सवर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि योगी जी का जिस तरीके का एक छवि बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत भी नहीं जुटा रही है कि आगे आने वाले चुनाव में जो है वो योगी जी उसका चेहरा नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ये जो एक रिएक्शन पैदा होगा योगी जी के खिलाफ, और प्लस जय अम्बेडकर का जो ये लेकर के आए हैं, तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया है। तो अब ये जो सवर्ण वोट है किधर जाता है, जो गैर ठाकुर सवर्ण वोट है, ये देखना होगा। और इसके आगे आने वाली राजनीति मुझे लगता है कि प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर पड़ेंगे। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है बेचैनी बढ़ती आ रही है, इसीलिए इस के सब जो है वो नारे दिए जा रहे हैं। हालांकि जैसा कहा आपने, भारत जी ने जो है कन्हैया कुमार जो थे वो भी लगाते थे। एक तो इन कम्युनिस्टों ने भी बड़ा नुकसान किया है इस देश की राजनीति का। मतलब अगर आप जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए जय भीम जय लाल सलाम करेंगे तो दूसरा भी तो जय भीम जय श्री राम कर लेगा, और आप भी कर लेंगे मौका आने पे। इसका मतलब अगर आपको जब चाहिए होगा तो आप भी जय श्री राम लाल सलाम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके की जो खासतौर से जो नया लेफ्ट है ना, जिसको कहा अल्ट्रा लेफ्ट और बहुत क्रांतिकारी हैं और बहुत ही बिल्कुल जो है माओ के बिल्कुल वंशज हैं, इन्होंने जो भारतीय राजनीति का बड़ा नुकसान किया है। ये हर जगह जो कूदते हैं और जहां भी कूदते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा पहुंचाते हैं, तो ये सब चीजें होती रहेंगी राजीव जी। तो इस पर भी भारत जी से जवाब जरूर चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सीधे आना चाहूंगा पुष्परंजन जी आपके पास। आप भारत जी के जवाब को भी आपने सुना, आपने अमलेंदु जी के जवाब को भी सुना, और सवाल यही है, और खासकर शहरी एवं विकास मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, सांसद साहब हैं, उनका कहना है पुष्परंजन जी कि जय भीम से ज्यादा समावेशी लगता है जय अम्बेडकर। और आखिर ये जो सेंटेंस है कि जय भीम से ज़्यादा जय अम्बेडकर जो है वो और ज़्यादा असरदार लगता है, और ख़ासकर उसमें उनका ये भी कहना है कि जय भीम जो है किसी एक पक्ष को करता है, संबोधित करता है। इसमें कितना दम देखते हैं आप, जबकि नाम जो है एक ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहें, जो भी कह लें, लोकप्रिय थे बाबा साहब, लेकिन मतलब इस नाम से, बाबा साहब के नाम से, लेकिन जो ओरिजिनल नाम था उनका यही था। उनमें उनके पिताजी का नाम रामजी भी जोड़ दें तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वो भी कह लें, लेकिन फिर भी भीम और अम्बेडकर हैं। और आपसे भी यही सवाल जो आप अभी आपने सुना, जिसका जवाब हमारे दोनों साथियों से सुना आपने, उसी सवाल के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे भी करना चाहूँगा कि आखिर नाम में क्या रखा है। और नाम में भी एक कहता है भीम तो दूसरा कह रहा है अम्बेडकर, और एक जो अम्बेडकर कहने जा रहा है वो कह रहा है कि चूंकि भीम जो है एक पक्षीय लगता है और अम्बेडकर जो है वो एक बृहत आयाम में है, और इसका एक समाज पर जबरदस्त असर पड़ने वाला। क्या असर पड़ेगा, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं राजीव जी। देखिए, ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस स्कूल के प्रोडक्ट हैं सबके साथ।
तो इनको रिसर्च करने की आवश्यकता भी थी कि नाम जो है उनका भीमराव रामजी आम्बेडकर, जो पूर्ण नाम बाद में चल के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान उनको मिला और बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने। तो ये नाम भी अगर नैरेटिव चेंज करना है तो उसका नाम वो नारा देते जय रामजी आम्बेडकर, तो और व्यापक हो जाता, उसमें और कुछ समाहित हो जाता। तो उसे नहीं, उनकी रिसर्च टीम ने पता नहीं क्यों उनको जय भीम के आगे इन्होंने खड़ा किया जय आम्बेडकर। इसके पीछे हो सकता है कि कुछ सोचा होगा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो मठाधीश हैं उन्होंने। देखिए, जय भीम का जो अर्थ है वो तो सीधा सीधा था कि भीम की जीत हो, ये वो ध्वनित होता था। और सबसे पहले 1946 में कवि बिहारी लाल हरित एक कवि थे, दिल्ली में उन्होंने उसका उपयोग किया था एक नारे के तौर पे। उनकी कविता थी, बड़ी फेमस कविता थी, नवयुवक कौम के जुट जाएं सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करें भारत की बस्ती बस्ती में। ये कविता थी। इस कविता को बाद में चल के बाबू हरदास ने, भीम विजय संघ के वो नेता थे, मजदूरों का संगठन था श्रमिकों का, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग आपस में अभिवादन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करें, श्रमिकों को कहा गया, उनको बढ़ावा दिया गया कि आप जय भीम का नारा देके संबोधित करें, जैसे कि जय हिंद का लोग संबोधित करते हैं पुलिस फोर्स में जाए के अपने से सीनियर या जूनियर जय हिंद कहते हैं वो। तो ये एक सिंबॉलिक था एक तरह से। लाल सलाम को लेके मैं थोड़ा, मुझे लग रहा था इस तरह से अमलेंदु जी ने कहा कि कम्युनिस्टों ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। तो खैर मुझे लगता है कि बाबू हरदास ने लाल सलाम से कंसेप्ट नहीं लिया हुआ, उन्होंने उस कविता की वो जो लाइन की जो पंक्ति थी वो स्ट्राइक किया, उसे उन्होंने अपने नारे के रूप में परिवर्तित किया। बाकी पार्टियों ने भी जगह समय समय पर अपने नारे रखा। ये जो जय भीम का नारा, ये कांशीराम जी ने अपने टाइम में इसको अडॉप्ट किया और इसका इससे मुझे लगता है कि ये एक सिलसिला बढ़ता चला गया, सिलसिला टूटा नहीं जय भीम के नारे का। बीजेपी चाह रही है या संघ के लोग चाह रहे हैं कि एक नया नैरेटिव गढ़ा जाए। अब देखिए, मायावती अभी जो हाल में पिछले हफ्ते ही जो विपक्ष की बातें हो रही थी और सबको बुलाया जा रहा था, तो मायावती जाने से परहेज कर रही थी। अब मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से उनके वोट बैंक और जिस तरह से उनके इलाके में सेंधरी का प्रयास हो रहा है, शायद उनको होश आए और फिर उस विपक्ष के जिस उन्होंने बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, उस दीवार को या जो लक्ष्मण रेखा स्वयं उन्होंने निर्मित कर रखा होगा, उसे लांग के वो शायद प्रतिपक्ष के साथ खड़ी हों। ये अवसर है और ये अवसर भी उनको समझने की आवश्यकता है कि देखिए, ये जो नारा है ये बहुत दूर तक, ये नारे का जो निहितार्थ है बहुत दूर तक उसको जाना है। 7-8 महीने में समझ में आ जाएगा। एकदम हम मान लें कि हमारा वोट बैंक को कोई छेड़ नहीं सकता है, बड़ा कमिटेड हमारा वोट बैंक है, मायावती अगर ये सोचती है तो बिहार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजीव जी, कि किसी जमाने में उनका वोट बैंक कहाँ खिसक के 2% पर आ गया, उससे भी नीचे आ गया। उन्हीं का वोट था ना, जिनका वोट 18 से 2% पे आ गया मायावती का बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता है? उनका वोट बैंक क्यों नहीं खिसक सकता है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसका एनालिसिस अब करेंगी मायावती, तो शायद उनको ये होश आया कि वो रास्ता जिसकी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है नेता को कि उत्तर प्रदेश में या पंजाब में हमारी पार्टी नहीं टूट सकती, हमारे कैडर नहीं टूटेंगे, हमारा वोट बैंक नहीं टूटेगा। तो लक्ष्य उत्तर प्रदेश में अगर तोड़ना है किसी का वोट बैंक, बीजेपी तो चंद्रशेखर आजाद बाद में आते हैं, उनका वोट बैंक एक सीमित इलाके में है। मायावती का बड़ा व्यापक है, इसलिए मुझे लगता है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, 15 अगस्त तक जेपी नड्डा ने जो कार्यक्रम तय किया है, आज से ही शुरू है कि जितने भी बड़ी मूर्तियां, महापुरुषों की मूर्तियां, उसकी धुलाई सफाई की जाए और 15 अगस्त तक सफाई की जाए। तो उस 15 अगस्त वाले में लगातार ये मूर्तियों की सफाई करेंगे, जगह जगह कराएंगे, और मायावती की राजनीति मूर्तियों से ही जुड़ी हुई रहेगी। उन मूर्तियों की सफाई भी उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी कराएगी, उन मूर्तियों की सफाई। और मूर्तियों की सफाई के साथ साथ संदेश जाएगा कि देखो, हम आपके मूर्तियों का भी ध्यान रख रहे हैं और आपके हित का भी ध्यान रख रहे हैं।
लेकिन ये कितना ध्यान रख रहे हैं, परसों शनिवार को कप्तानगंज में, उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज में राजापट्टन एक गांव है, वहां पर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है और पुलिस ने कार्रवाई 48 घंटे के बाद होती है कि कोई पकड़ा नहीं गया है, बस अज्ञात लोगों के नाम पर उद्धार कर दिया गया है और शासन की तरफ से ऐलान हुआ है कि अम्बेडकर की दूसरी मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। तो ये दोहरा चेहरा है एक शासन का, वो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी। बिल्कुल, कई सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे थे और सबसे बड़ी बात ये कि जय भीम का नारा और एक कविता से उन्होंने जो शुरुआत की, और ये कविता कहाँ से थी, मैं एक बार फिर से चाहूंगा पुष्परंजन जी, वो जो जिस कविता की आप बात कर रहे थे वो कौन सी कविता थी, एक बार दोहरा दीजिए, हमारे साथी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बाद में जुड़े हैं, वो भी सुन लें कि कहाँ से। और जैसे इस देश में जो एक उद्बोधन होता है, एक लोगों में जोश भरने का काम होता है, और उसी ढंग से जय भीम का नारा जो है वो किसी एक धर्म, जाति और समुदाय तक ही निहित नहीं है। जय भीम का, भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान के रचयिता, इस देश के संविधान के जो पूरी टीम थी उसका प्रमुख, तो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थे भीमराव अंबेडकर साहब। और उसको लेकर के, और अगर संविधान की बात करें, हम लोकतंत्र की बात करें, तो बाबा साहब या कहें तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब जो हैं, उनको याद अगर ना करें तो फिर क्या याद करेंगे, ये तो यहाँ पर करना ही होगा। और वैसे में अगर जय भीम पर कोई उद्बोधन के लिए कविता लिखे तो बहुत ही महान काम कर रहा है, किया है, करके गया है। जरा उस कविता का जिक्र एक बार फिर से कीजिए पुष्परंजन जी। जी, वो कवि हैं, दिल्ली में ही थे वो, कवि बिहारी लाल। तो यहाँ एक सम्मेलन 1946 में हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने पहली बार उस कविता का प्रयोग किया था। कविता उन्होंने यूं पढ़ा था, नवयुवक कौम के जुट जाएं सब मिलकर कौम परस्ती में, नवयुवक कौम के जुट जाएं सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करें भारत की बस्ती बस्ती में। ये उनका ये, और इस कविता को बाबू हरदास थे, भीम विजय संघ के श्रमिक नेता थे, तो उन्होंने इस अभिवादन के तौर पे इस कविता का जो अंश था आखिर में, जय भीम का नारा लगा करें भारत की बस्ती बस्ती में, तो जय भीम का नारा उन्होंने अडॉप्ट किया और कहा, श्रमिकों को संदेश दिया कि जब हम एक दूसरे से मिलें, अभिवादन करें तो जय भीम बोलें, जय हिंद की तरह जय भीम बोलें। ये बाबू हरदास जो श्रमिक नेता थे भीम विजय संघ के, उन्होंने एक कॉल दिया था कि आप किसी तरह से आपस में एक दूसरे को संबोधित करें जय भीम करके। तो ये संक्षेप में यही चीज थी। बिल्कुल, तो ये जय भीम का नारा जो है वो यहाँ बुलंद करने के लिए एक कविता, और वो जो कविता है कब 1946 की कविता अभी बता रहे थे पुष्परंजन जी, और खासकर जो एक उद्बोधन है, आप और हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे से जो दुआ सलाम की बात होती है, नमस्कार की बात होती है, गुड मॉर्निंग की बात होती है, गुड इवनिंग की बात होती है, आदाब कहते हैं, सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, सब कहते रहे। उसी तरह जय भीम भी कहते हैं, जय जोहार कहते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं या अगर झारखंड में हैं तो आपको याद होगा कि जय जोहार भी कहा जाता है। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पर एक दूसरे को उद्बोधन, एक दूसरे को संबोधित करने के लिए, एक दूसरे को के प्रति अपनी इज्जत दिखाने के लिए ये ऐसे संबोधन किए जाते हैं, ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। और उसी में एक शब्द गढ़ा गया और एक सम्मानजनक शब्द गढ़ा गया, और ये सम्मान बाबा साहब अंबेडकर के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान बना कर दिया जहां पर देश में न सिर्फ एकता की बात थी, वहां समानता की बात भी थी, और वो समानता यहां दिखाने और दर्शाने की कोशिश हुई है हमारे संविधान में। आप सब जानते हैं भारत का जो संविधान है, खैर उस पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं हम कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को जय श्री राम की जगह पर या जय श्री राम के पैरेलल अब जय अंबेडकर के लिए भी, यानी जय अंबेडकर का एक नारा भी बुलंद करना पड़ रहा है। क्या बीजेपी को दलितों के वोट बैंक के खिसकने की इतनी फिक्र हो गई है कि अब वो डायरेक्ट जय भीम ना कह करके
जय आंबेडकर कहकर के दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, करने जा रही है बीजेपी। अगले 5-6 महीने में जो चुनाव है उसमें करने जाएगी, ये यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं, इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, माफ करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं वहां पर, और उन्होंने कहा है कि दलितों को अगर आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो एक नया नारा, ये जय आंबेडकर, हम जय भीम की जगह पे गढ़ रहे हैं और इस नारे को हम बुलंद करेंगे। इतना ही नहीं, हम दलितों की बस्ती में जाएंगे, उनके बीच खाएंगे पिएंगे, उनके साथ में जो सहभोजन का उन्होंने शब्द सहभोजन यानी सहभोज करेंगे, यानी साथ साथ खाना खाएंगे। और ये सारी चीजें अभी कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था उस समय भी हमने देखा कि कैसे जाकर के जेपी नड्डा सहित हमारे गृह मंत्री अमित शाह तक सबने दलितों के यहाँ खाना खाया। ये तमाम सीन हम लोगों ने बिहार में भी देखा है। तो चुनाव के समय तो आपको दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक सब नजर आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होता है ये भी सब देखती है, मतलब जो जनता है वो देखती है। खैर, ये हम भी देखते हैं और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत जी, आपके पास फिर से एक बार आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार ये जो नए नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बात वोट बैंक की है, और वोट बैंक में जो दलितों का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उस वोट बैंक पर नजर सबकी है। और ये मायावती जी की पार्टी जिस प्रकार एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रही है फिर से, और ब्राह्मणों को लाने की कोशिश कर रही है, उसकी काट में इसे देखा जाए कि बीजेपी अब दलितों को अपनी तरफ, बीजेपी को लगता है कि सवर्ण तो हमारे साथ हैं ही और जाएंगे कहां वो, हम तो सवर्णों की पार्टी हैं, लेकिन साथ साथ दलितों को भी अपनी ओर लाना और एक पूरा का पूरा एक मंच बनाना वोटर्स का, और उसमें ये नाम भीम से बदल करके आंबेडकर करना, ये कितना फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए? असल में राजीव जी, दलित पॉलिटिक्स की मैं बात करूं या ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करूं, देखिए कास्टिज्म जो है वो सामंतवाद है। ये अलग बात है कि कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी सामंतवाद का विरोध नहीं करते। तो हुआ ये कि जो राजनीति हुई, अगर बीएसपी की पॉलिटिक्स की बात करें तो जो जाटव कम्युनिटी थी वो तो एलीट हो गई, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ उस पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अपनी कम्युनिटी के बीच में एक नौ सामंत की तरह ट्रीट करने लगे। यही स्थिति यादवों की हुई, या कई जगह जहां पर गुर्जर है या जाट है जो डोमिनेशन में है, जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिकली डोमिनेशन में है, तो उन लोगों में एक नव सामंत की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे ये कहा कि एक जो इनके बीच जो एक ये दरार शुरू हुई दलितों के बीच में, जब वो ये देख रहे हैं कि भाई जो डाटा का जो एटीट्यूड है वो दलितों के साथ सवर्णों तरह वो ट्रीट कर रहा है, या वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उसमें एक बिखराव हुआ, और उनको बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले इलेक्शन में साधा। अब सवाल यह है कि क्या जाटव वोट इनके साथ जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप किसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो जाटव वोटों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की, अभी जैसे पुष्परंजन भी बिहार की बता रहे थे, पुष्परंजन भी, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इनका वोट परसेंट काफी गिरा है, और उसका कारण बड़ा यह है कि इस समय मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा नेता बीएसपी के पास नहीं है। तो जहां पर बीएसपी के पास नेता नहीं है या दलितों के पास नेता नहीं है, वहां तो आप उन्हें तोड़कर अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन मायावती के रहते हुए किस तरीके से आप उन्हें तोड़ पाएंगे, ये एक सवाल है। और ये मुझे लगता है कि वक्त जब इसमें गुजरेगा और ये बीजेपी सारी मूर्तियों को झाड़ पहुंच लेगी, उसके बाद ये चीजें हमको समझ में आएंगी। दूसरी चीज, अगर बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग की आप बात करें तो बीएसपी ये कर चुकी है एक बार। बीजेपी जो काम कर चुकी है, बीएसपी जो एक बार पहले जो काम कर चुकी है उसको दोबारा करने की कोशिश कर रही है। एक बार ब्राह्मण उनके साथ जा चुका है, और उनकी जो सरकार बनी थी वो ब्राह्मणों की मदद से ही बनी थी। लेकिन फिर मैं आपसे यहां बात यही कहूंगा कि अगर मायावती सोशल इंजीनियरिंग करती भी है, फिर भी ब्राह्मण सुरक्षित सीट पर, या अगर मायावती ये कोशिश करें कि वो सामान्य सीट से किसी दलित को वोट दे दें, सीट टिकट दे दें और उसे समान वोट करेगा, वो नहीं करता है। ये एक मानसिकता है लोगों की, जो वोटर की मानसिकता है। यही
चीज है जो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी या दलित पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है उसका, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट है उसको वो कितना साथ पाएगी, हो सकता है कि उसको ये लग रहा हो कि हमको इस पॉलिटिक्स में फायदा है, लेकिन इसका जो नुकसान जो उनको है या उसकी रिएक्शन जो उसके अपने कोर वोट के बीच में होने वाली है वो किस तरीके की होगी, ये थोड़ा सा इसको देखने वाली बात है। दूसरी तरफ जहां तक ये सहभोज और इसकी बात है, आरएसएस तो ये काम बहुत पहले से कर रहा है ना। और आरएसएस ने अगर उसकी बात करें, दलितों के एक बड़े हिस्से को कम्युनल किया भी है ना। आप अगर झांकियों में देखेंगे, जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, आप अगर इवन कांवड़ यात्रा में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित मिलेंगे। तो ये तो वैसे भी उनका कोर वोट हो गया है। अब इसके बाद वो किस नए को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, ये मुझे लगता है कि ये हम इसका जवाब वक्त ही दे पाएगा कि इनको उसका फायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन एक चीज जो उत्तर प्रदेश में मैं पिछले लड़ से आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर खत्म है बिल्कुल पूरे तरीके से। मनमानी अधिकारियों की और कर्मचारियों की आम आदमी इतने बुरे तरीके से त्रस्त है। अगर ये चीज अगर काम करती है तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पर कोई पकड़ नहीं है। छोटे से छोटे कर्मचारी अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी राजीव जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ और तमाम बातें बता रहे हैं भारत शर्मा जी, और हमारे साथ और दो खास साथी हमारे जुड़े हुए हैं। पुष्परंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जय भीम बनाम जय आम्बेडकर, और नाम एक ही है, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, और भीम भी है आम्बेडकर भी है। लेकिन जय भीम का नारा आज से नहीं, वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस देश में बुलंद होता रहा है। लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि जय भीम की काट अगर जय आम्बेडकर से कर दिया जाए तो उसकी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन पाएगी जय आम्बेडकर के नारे के साथ? और जबकि जय श्री राम का नारा बीजेपी लगातार बुलंद करती आई है, आप और हम सब देखते आए हैं। तो एक तरफ भव्य राम मंदिर बनाने की चर्चा करते हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी कहती है कि अब दलितों को भी रिझाओ और जय आम्बेडकर कहो, बोलो और इस नारे से उन लोगों को अपने पाले में लेकर आओ। लेकिन मायावती जी क्या करेंगी? क्या वो अपने नारे को और बुलंद करेंगी? ये देखने वाला बहुत ही मजेदार तथ्य रहेगा। मजेदार इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो किस करवट बैठेगी ये देखना होगा। लेकिन अमलेंदु जी आपके पास सीधा, एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी को स्वच्छता के चश्मे में बीजेपी ने उतार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह तब याद आते हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है। सरदार पटेल, भव्य मूर्ति बना दिए सरदार पटेल की। अब बाबा साहब आम्बेडकर वो भी याद आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उतना ही नहीं, आप जानते हैं कि पंजाब भी एक बड़ा सा वहाँ भी वोट बैंक है दलितों का। तो एक साथ साधने की कोशिश में उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों, और साथ में कुछ पार्ट उत्तराखंड का है वहाँ भी। अब जो नजरें जो टिकी हुई हैं बीजेपी की, वो अब बाबा साहब आम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के ऊपर। क्या इसी ढंग से धर्म, जाति और ये जो तमाम जो हम देखते हैं बीजेपी अपने फायदे के लिए इन सब को बांटते रहेगी, अलग अलग खांचे में इसको बांटते रहेगी? आखिर आपको लगता है कि इस राजनीति को अब जनता पुराने ढंग से, जैसे पुराने जमाने में जो इस खेमे में बट करके जो राजनीति होती रही, आज भी उसी खेमे में बटी हुई राजनीति को जनता पसंद करेगी आने वाले समय में? और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वहां पर ऐसा आपको लगता है कि इसका फायदा हो पाएगा? जय श्री राम से ज्यादा मजबूती जो है वो जय आम्बेडकर का नारा बीजेपी को दे पाएगा? देखिए राजीव जी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो फायदा कितना दे पाएगा और कितना नहीं दे पाएगा, लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है कि जनता जो है जिस तरीके से विभाजित है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये राजनीति उत्तर प्रदेश में खूब फल फूल रही है, बिहार में भी फल फूल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छी तरीके से फल फूल रही है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में जो है इसका कोई पराभव होने वाला है। ये राजनीति इसी तरीके से फलती फूलती रहेगी और ये जनता
करना है जो है विभाजन की राजनीति स्वीकार है या उसको जनता के मुद्दों की राजनीति स्वीकार है। क्योंकि जनता के मुद्दों की जो बात करता है जनता उसको वोट देती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का विभाजन के मुद्दों पर बात कर रही तो क्या दिक्कत है? अब तो ज्यादा जितना विभाजन करके ले जाएगा वो उतना ज्यादा फायदा उठाएगा। तो मुझको लगता है कि वो, और ऐसा नहीं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी विभाजन की बात कर रही हो, बसपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, जो मतलब जो बड़े दल है उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों, ये सब विभाजन की राजनीति कर रहे हैं और उसी पे आधार पे अपना चल रहे हैं। मतलब तीनों के ही नारे जो हैं वो सब विभाजन के आधार पे, किसी का भी नारा जो है वो समाज को एकजुट करने पे या जनता के मुद्दे पे लेकर के नहीं है। तो मुझको लगता है कि विभाजन की राजनीति जो है ये चलेगी और जीतेगा वो जो है इस विभाजन की राजनीति सबसे ज्यादा फायदा उठा ले जाएगा। और इसमें मुझको लगता है कि विभाजन की राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और विभाजन की राजनीति से फायदा उठाना वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब ये नारा कितना फलेगा या नहीं फलेगा ये तो बात की बात है। ये नारा उनके लिए दिक्कतें भी पैदा कर सकता है, लेकिन इससे मतलब भारतीय जनता पार्टी विभाजन करके जो है राजनीति अच्छी करती है, इसका उसको फायदा होगा। लेकिन जब चीजें जो बढ़ सकती है, वो जो दिक्कत वाली चीजें पैदा हो सकती है इस नारे से, वो दूसरी तरीके की, वो विभाजन जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो नुकसान ये पहुंचा सकता है कि अगर आप बसपा के वोट बैंक को तोड़ने के लिए अगर आप जो अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो जैसा कि दिया जा रहा है, परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और ये कहा भी है नड्डा जी ने कि जो है वो दलितों के बीच जाइए और उनको जो नाराज उनको अपने साथ लेकर के आइए। तो बसपा जो है वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर का ही नारा नहीं लगाती है, जय भीम ही नहीं करती है, वो तो डॉक्टर पेरियार की मूर्ति भी लगाती थी लखनऊ में। तब ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उसका विरोध किया था, सरकार में शामिल रही उनके साथ में, उसको लगाने जा रही थी। तो अब ये क्या पेरियार को भी याद करेंगे उत्तर प्रदेश में? वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी उठेंगे और पेरियार को अगर याद करेंगे तो अम्बेडकर से ज्यादा मुझे लगता है कटु है तो पेरियार है फिर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा ये कि आपको याद होगा कि योगी जी थे, एक बार कहीं दलितों के घर गए थे और वहां जो था वो कूलर लगवाए गए थे किराए पे ला करके, और बच्चों को, दलित बस्ती के बच्चों को सबको नहलाया गया था, साबुन किया गया था। उसके बाद वो एक रिटायर्ड IPS है एस.आर. दारापुरी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्होंने योगी जी को साबुन भेज दिए थे। तो योगी तो सरकार ने जो थी उनकी गिरफ्तारी करवा ली थी अपने दादापुरी साहब, मुझको ध्यान पड़ रहा है घटना यही थी, साबुन भेजने पे दादापुरी साहब की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जितने लोग जाएंगे सहभोज करने के लिए, अब आई थी पश्चिम बंगाल में गए थे अपने अमित शाह जी सहभोज करने के लिए, तो खाना था वो किसी 5 स्टार होटल से ला करके पत्तलों को सजा करके दिया गया था, ये खबरें थी वो मीडिया में हम लोगों ने पढ़ी। तो ये सहभोज जो है, ये सहभोज कहाँ होगा, मतलब खाना कहाँ बन के आएगा? जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सहभोज कहाँ करेंगे, वो खाना कहाँ से बन के आएगा, और जो साबुन बांटे जाएंगे कि नहीं बांटे जाएंगे, मतलब उनके जाने से पहले मूर्तियों की तो धुलाई होगी, जाहिर सी बात है। मूर्तियों को आप गंगा जल से साफ करते हैं, मतलब अगर बाबू जगजीवन राम जो थे वो भी चले गए थे BHU, तो जाने के बाद फिर साफ किया गया था। योगी जी जब 5 कालिदास मार्ग में घुसे तो चूंकि उसमें से अखिलेश यादव निकले थे तो गंगा जल से उसकी सफाई करवाई गई थी। तो अब ये तो आप मूर्तियों की सफाई करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मूर्तियों का जो वो शुद्धिकरण कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है। तो ये कितना दलितों में प्रभाव डालेगा, अब ये मूर्तियों की सफाई गंगा जल से होगी, कौन सी जल से होगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जो है अच्छा, और इसके जैसे मैं पहले भी कहा कि अब आप जितना अब जानने की कोशिश करेंगे तो जो आपका जो फॉरवर्ड बैंक समझा जा रहा है अभी तक, और जिसके अंदर नाराजगी है सबसे ज्यादा, मतलब OBC के अंदर भी नाराजगी है, योगी जी का चेहरा सामने आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी जो है वो ब्राह्मणों के अंदर है और दूसरी और सवर्ण जो है उनके अंदर भी है। और जिस तरीके से मतलब अब सतीश मिश्रा भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए, सभी सब जो कहा जा रहा है। तो ये सब चीजें जब जिस तरीके से सामने आएंगी और आप इतना जय अम्बेडकर और पेरियार की जय करेंगे, तो ये ब्राह्मण आपके साथ कितना टिकेगा? तो ये मायावती के साथ जाए या नहीं जाए, अगर ये मतलब कहीं भी चला जाएगा तो भी आपकी नैया पार नहीं लगेगी। और मायावती का वोट बैंक तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, कितना आप नहीं तोड़ पाते हैं। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अब दूसरे लोग इसका कितना जो है काट कर पाते हैं अपनी विभाजन की राजनीति से, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
आएगा, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं, किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? कुंदन बिहारी कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, अमलेंदु जी को भी दिल से प्रणाम कर रहे हैं। प्रशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बीजेपी के पक्ष में लिख रहे हैं। अच्छी बात है, बीजेपी के समर्थक हैं और उन्हें बीजेपी पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है और बिल्कुल होना चाहिए। जावेद इकबाल हैं जो कह रहे हैं बीजेपी जितना भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, इस बार खेला होकर रहेगा। मनीषा भगत का कहना है कि यूपी से बुरा टाइम आ जाएगा बीजेपी के लिए। मदीना का मुसाफिर डीवी लाइव वेरी गुड न्यूज लिख रहे हैं। और मनप्रीत इंडियन फार्मर कह रहे हैं, सर लोगों को बीजेपी इतना जहर घोल दिया है कि बीजेपी मेरे गांव के कुछ लोग किसानों को देश का दुश्मन है। अंबानी हीरो, शर्मनाक स्थिति, लोगों में इतना जहर भारत के लोकतंत्र में के लिए खतरनाक है। और इसी तरह और भी कई साथी हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कुछ भी हो बीजेपी हारेगी। मोहम्मद हुसैन भी हैं हमारे साथ में, यूनिस भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी बातें अपने विचार रख रहे हैं। और हम प्रशांत जी नमस्ते कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार भाई साहब। प्रशांत जी, प्रशांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मोमतियाज भी हैं, सरीवार गुड लिख रहे हैं। तो बहुत साथी अपने बात अपने विचारों को रख रहे हैं और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जय भीम और बनाम जय अम्बेडकर। बात यहाँ नारों की इसलिए कर रहे हैं दोस्तों हम, क्योंकि अगर अम्बेडकर साहब के नाम पे नारे लगाना है तो उनके नाम को टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बांटना? अब वो भीम कह रहे हैं, अगर कोई जय भीम कह रहा है, आपको भी कहना है, आप भी जाइए उनके साथ, सुर में सुर मिलाइए। अब वो आपकी आवाज़ से, आपकी बुलंदी से, आपके जो भरोसे को, जो आपका भरोसा है, आप अपने भरोसे से उनको कितना जीतते हैं, दलितों को और ऐसे वंचित समाज के लोगों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जय भीम का नारा पहले से आ रहा था, कोई ये तो नहीं कहता कि जय श्री राम का नारा आप बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे कोई और नारा लेकर के कोई चला आए। सब अपनी अपनी है और राजनीति है इस देश की, और यही तो खूबसूरती है कि राजनीति में कोई बंधन नहीं है। मार काट मत कीजिए, बाकी जो करना है कीजिए, और यही तो राजनीति है। संविधान भी यही अधिकार देता है, हक देता है कि आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो कानून के दायरे से बाहर जाता हो। लेकिन राजनीति करने का हक तो सबको है, कीजिए राजनीति। और आप अगर दोबारा जिता के ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर लोगों का भरोसा दोबारा है और दोबारा जीत के आएंगे, बहुत उसमें क्या है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो बैठे हैं यहाँ पर समीक्षा करने के लिए, हम समीक्षा कर रहे हैं और वही समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर बीएसपी एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि जो दलितों की पार्टी मानी जाती है वो ब्राह्मणों को साध रही है, तो वहीं ब्राह्मणों की पार्टी या सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी अगर दलितों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, साध रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल यही उठता है पुष्परंजन जी एक बार फिर से कि राजनीति में रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता राजनीति में क्या कहलाता है? इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बसपा को अगर देखा जाए तो पिछले 4.5 साल से मायावती जी, बहन मायावती जी बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं। बहुत ऐसे मौके आए जहां पर मायावती जी को बाहर निकल करके अपनी आवाज़, अपने समर्थकों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वहां वो चुप रहीं। और दूसरी तरफ अब चुनाव के वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी उन्हीं के घर में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये वही तो पूछना चाहता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अच्छी समीक्षा कर सकते हैं, मैं जानता हूं, जरा इसका जवाब चाहिए आपसे। ये रिश्ता जो है, लोग भी जो सत्ता के गलियारे में हैं, उन्हें मालूम है उन फाइलों के बारे में कि अगर फाइल और समय समय पर तोता छोड़ दिया जाए तो उतर जाएगा पूरा जो आर्थिक साम्राज्य है। आर्थिक साम्राज्य एक ऐसा है कि उसे एक अमेरिकन थियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही कहा था कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, अरे मूर्ख ये अर्थशास्त्र है। ये उनका एक स्लोगन बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ था, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। यहां भी भारतीय राजनीति में अर्थ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ये 5 साल जो चुप रही हैं, ये जो रिश्ता जुड़ा है वो अर्थ से जुड़ा है, तार से तार मिला है। तो उसके पीछे आर्थिक कारण है। उनके भतीजे आनंद जो है उसमें, और बीच बीच में चर्चा भी चलती है कि वही सेकंड मैन पार्टी में स्टैब्लिश हैं और रहेंगे। तो ये सब चीजें भी चलती हैं साथ साथ, लेकिन मुख्य रूप से
तो तमाम वो प्रोजेक्ट थे मायावती जी के टाइम में जो शुरू हुए थे, उन प्रोजेक्ट की जांच अगर भारतीय जनता पार्टी कराती है, या उनके जो ईडी वाले या इनकम टैक्स वाले वो सब तोते और दूसरे तरह के जीव जंतु छोड़े जाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए। समझौता यहाँ पर हुआ है, मगर आखिरी वक्त में देखिए बीजेपी को मायावती से पता नहीं कितना क्यों खतरा इतना ज्यादा है या नहीं, ये समझ में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में 304 सीटों के साथ बीजेपी है आई पिछले चुनाव में, मायावती तो तीसरे नंबर पे उनकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी 49, बीएसपी को 16 सीटें और अपना दल 9, जो लाल अपना दल लाल करके है, कांग्रेस का 7, सुहेलदेव भारतीय पार्टी उनकी 4 सीट उनकी है निर्दलीय, राष्ट्रीय लोकदल 1 और हमारा अपना दल 1। यानी मायावती की पार्टी बसपा अगर 16 सीटों के साथ, तो कहाँ वो चुनौती, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई बड़ी चुनौती। लेकिन आप उस तालाब, ये कैसे इस समंदर में ये चाहते हैं कि सारी मछली हम ही खा जाए। ये इतनी बड़ी मछली है कि सारी छोटी मछली भी नहीं ये बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे राजीव जी बड़ा आश्चर्य होता है, दिल्ली की सड़कों में आप घूमिए, जो कि नोएडा का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, वहां योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बैनर आप देखिएगा, बस अड्डे पर, बस स्टैंड पे जो लगे हुए हैं वहां पर विज्ञापन, मेट्रो स्टेशन तक। वहां का वोटर, उसको क्या मतलब है, मतलब उत्तर दिल्ली के वोटर को उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है। मगर वो रिश्ता यहाँ तक जुड़ गया है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि लोग अपना बेटी रोटी का भी संबंध है, बेटी वोट का भी संबंध है, तो आप ये सोचते हैं कि हमारा एक भी जो संदेश जो है राष्ट्रीय राजधानी तक जाए। उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके उन विज्ञापनों में देखिएगा कि दिखाया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्मार्ट कैपिटल कुछ है, गोल्डन कैपिटल कोई है तो उत्तर प्रदेश है, और योगी जी के रहते ये सब हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि योगी जी के रहते ये पूरा का पूरा अपनी उपलब्धियों को जब गिनाते हैं, तो आप वो लिस्ट दिखाइए ना कि कितने दलितों को आपने उद्योगपति बना दिया अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में। कितने दलित बच्चे जो वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं आपकी वजह से, आपकी सरकार की वजह से। सरकार की वजह नहीं होती, वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। मगर आपके शासन में कितने दलित बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ के और बहुत अच्छे पदों पे गए, कितने दलित वर्ग के लोगों को आपने नौकरी दी। ये सारी लिस्ट को लेके आए तब तो समझ में आया कि वाकई आपने सोचा, उनकी भलाई की। अब आप भोज भात करने बैठ जाइए, और भोज भात की बिस्लरी भी आए, बाहर से आए, और उनके बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए, उनके यहाँ जो टेबल लगे उस पे भी वो बैठे नहीं, आपके लिए अलग से टेबल आए। तो ये आप जो अभिनय करते हैं, जो पाखंड है, ये पाखंड हर चुनाव में। अब जो नया जनरेशन दलितों का आया है, जो बच्चे पढ़ लिख के सजग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां अब ये सब मदारीगिरी नहीं चलने वाला है, ये ज्यादा नहीं चलने वाली। अब उसके काट के लिए मायावती खुद अपने संघर्ष, अपने वर्ग के संघर्ष में फंस गई है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद बन गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो है वहां से कट रहा है। अच्छा, बीजेपी का कंफ्यूजन मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त है। वो सलमान खान का वो प्रसिद्ध डायलॉग है ना कि इतना कंफ्यूज कर देंगे कि सांस कहां से लें और बाकी चीजें कहां से हो, वो वाला मामला बीजेपी के साथ भी चिपक गया है एक तरह से कि सांस कहां से लें और चीजें कैसे हो। ये जो डायलॉग जो है बीजेपी से चिपक रहा है, इसलिए कि ये लोग कभी ब्राह्मण वोट अपने उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, कभी आप चाहते हैं कि भीम और दोनों को हम तोड़ दें। भीम भी आपके लिए आपके लक्ष्य में है और मीम भी आपके लक्ष्य में है कि भीम और मीम की राजनीति को कैसे विखंडित करें, इसमें आप लग गए हैं। बजाय इसके कि 5 साल में आपने क्या क्या किया, आपके इलाके में कितने दलितों का उद्धार किया, कितने बाकी लोगों का उद्धार किया, वंचितों का उद्धार किया, उसकी आप पूरी लिस्ट लेके सामने आई है ना। वोटर उसको वेरीफाई कर लेगा हर जिले में, हर कस्बे में, और तय कर लेगा कि वोट देना और नहीं देना है। भोज भात कीजिए, मूर्ति साफ कीजिए, साबुन सोडे से साफ कीजिए, करते रहिए जो करना है आपको, मगर जमीन पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने किया क्या। आपने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज कैपिटल बना दिया उत्तर प्रदेश को, तो उसमें दलितों की हिस्सेदारी कितनी है ये जवाब दे दीजिए, ये बता दीजिए आप।
बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत सारे साथी, और बहुत मज़ेदार यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए भी जब हमारे कमेंट बॉक्स में भी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, ये 4 पैरेलल पार्टियां चलती हैं, और खासकर उसके बाद से कई छोटी पार्टियां हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके अलावा अपना दल, उसके अलावा निषाद पार्टी, ये पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी भी अब है वहां पर। तो इन पार्टियों को अगर देखें, और सबके AIMIM भी है वहां पे, तो इन पार्टियों को देखिए, हमारे तीनों साथी, आप लोग भी और जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो लोग भी इस बात को समझेंगे, इत्तेफाक रखते होंगे कि जब सबके अपने अपने समर्थक एक साथ जुड़ करके कमेंट बॉक्स में भले कमेंट करें या ना करें, और कुछ लोग करते भी हैं, कोई बीजेपी का गुणगान करेगा, कोई सपा का गुणगान करेगा, कोई बसपा का गुणगान करेगा, कोई कांग्रेस का करेगा, तो ये एक सर्वदलीय बैठक यही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वदलीय बैठक में एक मत होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन में, जब संसद की शुरुआत होती है, सत्र की शुरुआत होती है, और जब सर्वदलीय बैठक करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में कह देते हैं, हाँ सबकी बात सुनी जाएगी और चर्चा किए बिना कोई भी विधेयक हम पारित नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, आते हैं पहले दिन और फिर गायब हो जाते हैं, और आप लोग हंगामा कीजिए, हम अपना विधेयक जो है पारित करवाते रहेंगे। क्या यही हाल उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी करने वाली है? ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जब यहाँ हम सर्वदलीय बैठक करते हैं, मतलब कि इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे साथी हमें देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, और उनके बीच भी जब खींचतान होती है, तो ये बहुत मजेदार होता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में सबके अलग अलग समर्थक होते हैं। मैं किसी और का समर्थक होऊंगा, कोई और किसी और का समर्थक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही होती है कि इस देश की राजनीति में जीतता वही है जिसके पास सबसे बड़ा जनाधार हो और दूसरों से ज़्यादा जनाधार हो, वही जीतता है। तो आने वाले 5 महीने के बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर है, वहाँ पर जनाधार किसके पक्ष में जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और उससे पहले लगभग रोज उत्तर प्रदेश की चर्चा तो होगी इस कार्यक्रम में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र में होगा, वो पॉलिटिक्स के सेंटर में होगा, और बातें वहीं से आएंगी। अगर जय आम्बेडकर का नारा बुलंद किया जा रहा है, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया जा रहा है, ये देश की राजनीति में एक नए नारे को इंट्रोड्यूस करने की जो शुरुआत हुई है, उसको उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, और इसलिए जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो चर्चा होगी ही वहाँ की राजनीति की, चर्चा होगी ही वहाँ समाजवादी पार्टी की या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की, चर्चा होगी बसपा की यानी कि मायावती जी की, चर्चा होगी योगी आदित्यनाथ की, और चर्चा होगी कांग्रेस की भी। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं वो होती रहेंगी। अच्छा है कि सब अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार लिखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और कुछ साथियों के विचार ले लूँ, यहाँ रख दूँ आप लोगों के सामने भी। जैसे हाँ, एक चर्चा और किसानों की, किसान मजदूर एकता की बात भी होती है, और यहाँ भी लगातार होती है, क्योंकि किसानों का आंदोलन भी और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है इस वक्त। इसलिए भी क्योंकि क्या, एक सवाल बार बार मैं किसानों से भी पूछता हूँ, इस आंदोलन में बैठे हुए तमाम लोगों से, और पिछले दिनों जब किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही थी तो भारत शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछा था कि क्या चुनाव से ठीक पहले अगर किसानों की जो मांग है वो सरकार मान लेती है और तीनों काले कानून जो कहते हैं किसान, उसको रद्द कर देती है, तो किसान किधर जाएंगे? ये चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसान भी एक चर्चा का विषय होगा। और यहाँ जो तमाम साथी अपनी अपनी बातें रखते हैं वो उसी हिसाब से रखते हैं, उसी अंदाज से रखते हैं। वासुदेव कुमार लिख रहे हैं कि योगी जी का एक ही काटो फीता बदलो नाम, वासुदेव कुमार कह रहे हैं। फिर सलीम खान भी हैं हमारे साथ, हसमुद्दीन सलमान भी हैं, मज़ा आ गया सर लिख रहे हैं। मनप्रीत इंडियन कह रहे हैं सर अमित शाह यूपी के लोगों को 90% रोजगार दे दिए हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि आज भाजपा किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही है, 2024 के बाद किसान भाजपा को दिल्ली नहीं जाने देंगे, जय जवान जय किसान। मस्ती अंसारी भी हैं हमारे साथ। मनप्रीत कह रहे हैं कि सारे काले कानून वापस ले लो, अब हद हो गई। मोहम्मद हुसैन भी हैं, किसानों से डरती है बीजेपी सरकार। मोहम्मद अशरफ खान कह रहे हैं अंधभक्तों और उनके नेताओं को आज़ादी से लेकर 70 सालों तक का सभी याद है, पर 2014 से पहले जिस महंगे पेट्रोल को लेकर के वो सड़कों पर छाती पीटते थे वो याद नहीं, सत्ता में आते ही पेट्रोल महंगा है और सत्ता भूल गए।
प्रशांत जी कह रहे हैं जीना नहीं मर जाना है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बने। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं। तो मरिए मत प्रशांत जी, किसी को मरना नहीं है, जी कर जिंदा रहिए और सरकार बनाइए। यही कहूँगा, अगर बीजेपी की सरकार आप चाहते हैं बनाइए, और लेकिन थोड़ी सी महंगाई पर ध्यान जरूर दिलवाइए। बोलिए भाई आप मतलब मुझे खुशी हो रही है कि सरकार का एक नुमाइंदा हमारे चैनल को देख रहा है, और ये मौका है। मैं अपने तीनों साथियों से भी कहूंगा कि ये गुजारिश तो कर लो प्रशांत जी से कि भाई साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, थोड़ा कम करवा दो। पेट्रोल डीजल आप अभी लिख रहे थे कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी ले लो, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां मिल भी नहीं रही हैं उतनी, और मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही हैं। और सच में पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि चाहे 2 व्हीलर चलाना हो या 4 व्हीलर चलाना हो बहुत मुश्किल हो रहा है, और साइकिल से बहुत दूरी तय करना भी मुश्किल होता है। तो साइकिल चलाते तो बनता नहीं है, और पेट्रोल डीजल की महंगाई से गाड़ी जो है वो जंग खा रही है। थोड़ी सी उस पर आप दया करवा दीजिए और वो कम करवा दीजिए, बस आपसे यही गुजारिश है। और अच्छा लग रहा है कि आप भी हैं प्रशांत जी, और बहुत सारे साथी हैं मेरी बातों से सहमत होंगे कि वो भी यही चाहेंगे कि प्रशांत जी हमारे नेता बनकर आगे आएं, और हम चाहते हैं कि कोई तो हमारी आवाज को पहुंचाए सरकार तक कि कम से कम इतना कर दो कि महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम हो जाएगी तो भूखमरी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो बेरोजगारी पर ज्यादा भार नहीं जाएगा। तो आप समझिए सबसे बड़ा जो यहां अस्त्र है इसको कम करवा दीजिए, और देखिए आपकी सरकार दोबारा बन जाएगी, दावे के साथ कहता हूं। खैर, तो प्रशांत जी थैंक्स लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, और आप हमारे नेता हैं बिल्कुल। मनप्रीत जी कह रहे हैं सर किसानों को कुछ चैनल रोज आतंकवादी बताते हैं, शर्मनाक, कितना अपमान है। बिल्कुल सही बात है, आतंकवादी किसान नहीं हो सकते हैं भाई, इस बात को समझिए। जावेद इकबाल भी हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नई सरकार कह रहे हैं। हसमुद्दीन कह रहे हैं बिल्कुल सही। फिर सुभाष तिवारी कह रहे हैं खिलाफत करती थी अभी के, फिर सलीम खान भी हैं। तो तमाम साथी अपने अपने विचार, कायम खान भी हैं। आप जोश सच्चे लोग से सरकार डरती है। फिर असलम कह रहे हैं कि आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि इस 5 किलो की मुफ्त राशन की झोली में पूरी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी समा गई है। और फिर इस्लाम कह रहे हैं, इस्लाम अली कह रहे हैं कि सरकार का एक अंधभक्त भी अपना चैनल देखकर लाभ प्राप्त कर रहा है। नहीं, कोई अंधभक्त नहीं भाई, हमारे नेता हैं और सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और प्रशांत जी लिख रहे हैं तो देश विकास कैसे करेगी अपने अंदाज में। तो खैर कोई बात नहीं, ये चर्चा होती रहेगी, और थोड़ी सी चर्चा ऐसी होनी भी चाहिए जिसमें आप लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती है, और आप लोग जुड़िए, रखिए। और यही तो खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि हर तरह के, हर विचारधारा के लोग जुड़े हैं और अपनी बातों को रखें एक प्लेटफॉर्म पर। कोई किसी से नाराज नहीं हो, बस यही मेरी गुजारिश है। लेकिन अपनी बातों को रखिए, सबको अपनी बातें रखने का यहां पर हक है। और संविधान का अभी पूछ रहे थे प्रशांत जी सीमा खातून से, सीमा जी से, कि आर्टिकल 21 क्या है, उनसे पूछ रहे थे। तो वही कि संविधान जो है एक हमें आजादी तो देता है, बोलने की आजादी, अपनी बातों को रखने की आजादी। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 21 तक, जो संविधान का अनुच्छेद 15 से लेकर के अनुच्छेद 21 तक पढ़िए तो सब आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ, हमारे देश के संविधान ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान ने हमें बताया कि हमको बोलने की आजादी, अपनी बातों को रखने की आजादी इस देश में है, और वही हम लोग कर रहे हैं। आप भी रख रहे हैं, हम सब भी रख रहे हैं। तो दोस्तों अब यहीं अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और देवेन भी हैं हमारे साथ, देवेन चटर्जी भी हैं, कृष्ण कुमार भी, हमारे कृष्ण कुमार यादव भी हैं। तो तमाम साथी हैं जुड़े हुए, और कल अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पुष्परंजन जी आपका, अमलेंदु जी आपका, और भारत शर्मा जी, आप गांव से जुड़ते हैं। बहुत इच्छा होती है कि हम लोग भी गांव आ जाएं। और आपके पीछे जो किला है उसके बारे में आपने नहीं बताया, 1 मिनट में आप जल्दी से उस किले के बारे में बताइए, क्योंकि पुष्परंजन जी और आप लोग इस कार्यक्रम से पहले कुछ चर्चा कर रहे थे। फटाफट जरा बता दीजिए कि आपके पीछे वो किला जो है किला है, क्योंकि हमारे साथी सुनेंगे। आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, अगर जा रहे हो तो जरूर ये सुन लीजिए कि भारत शर्मा जी अभी जहां बैठे हैं वहां उनके पीछे एक किला है। वो किसका किला है, जरा फटाफट बताइए भारत जी। ये असल में ये मेरा जो गांव है ये जगनेर का किला है, और ये आला उदल के मामा हुआ आगरा जिले का ये एकमात्र हिंदू किला है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि
अकबर ने राजस्थान जो फतेह की थी उसके लिए उसने उसे पहले ये बहुत पड़ा था, इसके बाद उनकी राजस्थान फतेह हुई थी। तो इस हिसाब से जो यहाँ जो है बड़े शूरवीर रहे और ये काफी ऐतिहासिक इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। आप जैसे जानते हैं कि सरकार के जो विभाग हैं वो नहीं करते, तो काफी खंडर हो गया है, बहुत सारा टूट टाट भी गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी ऐतिहासिक है इसके अंदर। और हिंदू जो शैली है कुछ ये बना हुआ है। जी राजीव जी, किला बता रहे हैं कि आगरा में जितने भी किले हैं उसमें से ये अकेला ऐसा किला है जो हिंदू किला, अलाउद्दीन के मामा का किला बता रहे हैं भारत जी। बिल्कुल सही कह रहा हूं भारत जी? ये एक नई जानकारी हमारे लिए, और ये चर्चा एक्चुअली पुष्परंजन जी और भारत जी के बीच हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी हम भी ले लें और अपने तमाम साथियों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि आप लोग कार्यक्रम में, लेकिन पुष्परंजन जी कुछ कह रहे हैं। किला पहला हिंदू किला, तो हिंदू सरकार, देश की जो हिंदू सरकार है उसको सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए था, इसके भग्नावशेष को दुरुस्त करके पर्यटकों को देखने लायक बनाया जाना चाहिए था। ये अपील करूंगा जो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक साथी जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो वहां तक पहुंचाएं आला कमान तक इस बात को। बिल्कुल, ये खासकर जिस आगरा में, अगर हम आगरा जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं ताजमहल का, ताजमहल की चर्चा होती है तो इस किले की चर्चा भी होनी चाहिए, और वही कह रहे हैं पुष्पा जी और भारत शर्मा जी भी। तो दोस्तों, आप तीनों से एक बार फिर से विदा लेना चाहूंगा। पुष्परंजन जी आपको बहुत धन्यवाद, भारत जी आपको बहुत धन्यवाद, अमरेंद्र जी आपको भी बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद साथियों, आप लोग लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और शुरुआत में बहुत सारे साथी जुड़े, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट 5 मिनट बाद ही हो गया था, और उसके बाद दोबारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट करना पड़ा, और इसमें जो आप लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कल शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी, तब तक हमारे दूसरे कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।